अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, रवा माली साल में पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी हुई। 11 माह में टैक्स महसूलात में 16% इजाफा हुआ। मालियाती खसारा GDP का 4.06% रहा। फीकस आमदन $1,568 रही। गैर मुल्की सरमायाकारी $1 अरब 17 करोड़। माशी शरह नमू 8.29%। ज़रई तरक्की 1.55% रहने का इम्कान है। रवा माली साल की इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। कुछ इसी रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की जो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। क्या नुकसानात पहुंचे और नुकसानात का इजाला करने के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मैं हूँ शानजे। मेरे भाई शाजिल और मुझे हमेशा से माहौल की फिक्र रही है। एक दिन क्लीन अप ड्राइव के दौरान हमें एक कदीम डब्बा मिला। उसके अंदर बुक ऑफ अर्थ और 2 लॉकेट्स थे, जिससे हमें सुपर पावर्स मिली। अब हम अर्थ को आलूदगी से बचाने के लिए लड़ते हैं और कूड़ा फेंकने वाले विलेन से मुकाबला करते हैं। हम हैं दुनिया के मुहाफिज। हम हैं प्लैनेट जैम्स। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि आप सबके इल्म में भी है, कि आइंदा माली साल का 14 ट्रिलियन रुपए हजम का जो वफाकी बजट है वो कल पेश किया जा रहा है। 9 तारीख को जुम्मतुल मुबारक के रोज़ ये बजट पेश किया जा रहा होगा। इस बजट से आवाम को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, उम्मीदें वाबस्ता हैं। कल हम देखेंगे कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार वफाकी बजट ऐवान में पेश कर रहे होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत का ये दूसरा वफाकी बजट होगा। इससे पहले वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा और उसमें इस बजट की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली के बाद वज़ीर ख़जाना शाम 6 बजे होने वाले सेनेट इजलास में बजट दस्तावेज़ात भी पेश करेंगे। अच्छा नाज़रीन, बजट से एक रोज़ कबल इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और इस इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और इक़्तिसादी टीम के हमरा अहम माशी इशारियों और तरक्याती पॉलिसियों के साथ साथ मुख्तलिफ शुबों की कारकर्दगी का अहाता किया है। इक़्तिसादी रिपोर्ट ये कहती है कि रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारे में 76% कमी और टैक्स महासिल में 16% इजाफा देखने में आया है। माशी शरह नमू 8.29% रही है और माली साल 2022-23 में इक़्तिसादी आशारिये क्या रहे, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर ये जो कल बजट पेश किया जा रहा होगा, इसी हवाले से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से बात करेंगे। नंबर बिजनेसमैन है, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल और इक़्तिसादी टीम की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी शरह नमो 0.29%, ज़राई शोबा की नमो 1.55%, सनती शोबा की मनफी 2.94%, खिदमात के शोबा की शरह नमो 0.86% रही। जुलाई से मई 2023 तक अफरात ज़र की शरह 29.9% रिकॉर्ड की गई। महसूलात की वसूली में 18.1% का इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की मुआशी मुश्किलात, आलमी सतह पर बढ़ती महंगाई और पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से मईशत को पहुँचने वाले $30 अरब के भारी नुकसान के बायस रवां साल शरह नमो 0.3% रही। 1 जनवरी से बिस्प स्टाइपेंड बढ़ाया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा कमज़ोर तरीन जो तबका है, जो बेनिफिशरी है उसका बिस्प का, तो उसको हमने 360 अरब से 400 अरब किया था। इस गवर्नमेंट ने रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है वो पंजाब और केपी के गवर्नमेंट से मिलके 75 बिलियन का जो किया है। ऑब्वियसली ये लोगों की हेल्प के लिए और जो हालात हैं उसकी वजह से 2000 अरब का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और उसकी जो क्रेडिट्स है, दूसरी सारी चीज़ें दे आर ऑल इम्प्लीमेंटेड।
वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क को दिवालिया होने से बचाया बल्कि इक्तिसादी शोबे की बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात भी किए। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत के दौर में हुकूमती कर्जों में 97% इजाफा हुआ। इसहाक डार ने कहा कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, जबकि गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की मईशत जो दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत 2017 में बन चुकी थी, वो अनफॉर्चुनेटली वो 2022 में 47वीं मईशत बनी है। हमारा इस गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट था वो अनफॉर्चुनेटली जो 5.8% था 2018 में वो 7.9% पे जा चुका था। जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो 39.1 बिलियन डॉलर जो है वो वहाँ पहुँच गया 30.9 बिलियन डॉलर से बिटवीन 28 एंड 2022। रवां माली साल के दौरान फर्नीचर की सनत की कारकर्दगी सबसे अच्छी रही। इसमें 48.26% का इजाफा हुआ। मलबूसात में 31.68%, फुटबॉल में 34.82%, जबकि चमड़े की मसनूआत में 2.47% का इजाफा देखा गया। मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमो मनफी 3.91% और तामीरात के शोबे की शरह नमो मनफी 5.53% रही। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज 4.73%, रिहाइश और खुराक के शोबे से मुताल्लिक खिदमात में तरक्की की शरह 4.11% रही। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलात के शोबे में तरक्की की शरह 6.93% रही, जो गुज़िश्ता माली साल के इस अरसा के दौरान 16.32% थी। मौजूदा हुकूमत ने अपनी तरजीहात को रिवायती तरक्याती तसव्वुर से हटाकर इक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट और एनर्जी का अहाता करने वाले फ्रेमवर्क पर मजबूर कर दी है, जो कि मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाने और अवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि हमने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आला तालीम की अहमियत को समझते हुए हायर एजुकेशन के फंड्स में 131% इजाफा किया। डेवलपमेंट के ऊपर 2018-17 में 1000 अरब था। 2022 में जब दोबारा इस वजारत को संभाला तो डेवलपमेंट बजट 550 अरब रह चुका था। तरक्याती बजट में प्राइम मिनिस्टर के क़यादत में 80 अरब रुपए के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है। हुकूमत मैक्रो इक्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली और मईशत को जामे तरक्की की राह पर गामजन करने और सरमायादारों का एतमाद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। सरमायादारों का एतमाद बढ़ाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है और इस सिलसिले में बहुत सारे इक़दामात आइंदा बजट में हमें दिखाई देंगे, जो कि कल पेश किया जाएगा। इसी बजट पे बात करते हैं और कुछ हुकूमती इक़दामात पर बात करते हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से नामवर बिजनेसमैन हैं, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, अभी रिपोर्ट में आई डोंट नो आप सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, रिपोर्ट में हमने अपने देखने वालों से ये शेयर किया है, उनको ये बताया है कि हुकूमत जो तालीम का बजट है, आला तालीम का जो बजट है, उसमें 131% तक इजाफा कर रही है, 131% तक इजाफा किया जा रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि तालीम के साथ साथ हुनर, उसका सिखाया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसको भी कुछ नज़रअंदाज नहीं किया गया है हुकूमत की जानिब से। उसके लिए भी काम हो रहा होगा, हमारे नौजवानों को कुछ कर्जे भी मिल रहे होंगे, दीगर चीज़ें भी हो रही होंगी। लेकिन आप चूँकि एक बिज़नेसमैन हैं तो पहले मैं चाहूँगी कि हम इसको डिस्कस कर लें। तालीम नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुनर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सनतें लग सकें, कारोबार पनप सकें, लेकिन यहाँ जो एक बात की जा रही है अट्रैक्ट करने की सरमायाकारों को, सरमायादारों को, तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी जो हमारा बिजनेस तबका है, जो पिछले दौरे हुकूमत में बहुत सारी पॉलिसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पिसा है, तो उन पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। पहले जो अपना बिजनेसमैन है उसको खुशहाल करें, फिर किसी को ज़ाहिर है कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि अगर और सरमाया आता है, कोई बाहर से आता है पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और वो भी यही रहा है। पहले तो मैं एक जरूरी चीज थी वो आपसे चाह रहा था मैं शेयर कर लूं, प्लीज प्लीज, कि वो ये था कि इस बजट में इकोनॉमिक सर्वे आने से पहले तक हम बड़ा सोच में थे कि हमारे पास स्पेस बिल्कुल नहीं थी और आईएमएफ ने बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़ी थी मराहत देने के लिए, चाहे गरीब को, चाहे नौजवान को, यूथ को, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर के जितने प्रोजेक्ट थे, पीएसडीपी जो तरक्याती मनसूबे, तो बहुत टाइट हमें किया हुआ था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी एंड रिजल्ट ये रहा है कि
1100 अरब रुपए का PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं, जो पिछले वक्तों के मुकाबले में दुगना है, तकरीबन डबल है। अच्छा, ये तरक्याती मंसूबे जो होते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनसे माशी खुशहाली आती है, इनसे रोजगार के मौके पैदा होते हैं, इनसे गुर्बत में कमी आती है। ये आम आदमी को, एक मजदूर को डायरेक्ट ग्रास रूट में मदद करते हैं। ये पहले 600 अरब थे, फिर 700 अरब हुए, फिर हमारी IMF से 900 अरब रुपए पे लड़ाई झगड़ा होता, अब ये 1100 रुपए जो कराए। मैं इस पर बहुत बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री और हुकूमत को। दूसरे, इस बजट में एक और चीज ने बड़ा मुतासिर किया है, वो ये है कि अफराद घर 30% से ऊपर जा चुका था, और इन्फ्लेशन जो है, जो SPI है यानी फूड इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो तो 48% पे था। तो हम ये देख रहे थे कि एक ही चीज इस महंगाई का मुकाबला करने की शॉर्ट टाइम में, कि आमदनी में इजाफा हो, तनख्वाहें बढ़ाई जाए। मुझे बड़ी खुशी है जो सुन के, जो कल ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिथियम में 10 रुपए फी लीटर बढ़ा के तकरीबन 800 अरब रुपए जो पैदा करे हैं, जनरेट करे हैं, वो पेंशन और सैलरी के कोई 20% के करीब सैलरी में इजाफा करेंगे। तो ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़े आंसू पोंछने के लिए है, क्योंकि दुनिया में महंगाई है, ये ग्लोबल रिसेशन है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी तकलीफ इसलिए पहुंच रही है कि इसमें जो आदमी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, वो मजीद पॉवर्टी लाइन के नीचे चला गया। अब सनत की जो बात आप कर रही हैं, देखिए सनत में हमारे सामने था, उसमें हमें ज्यादा फिक्र नहीं थी कि उन्होंने इंपोर्ट को रोकने के लिए LC पे पाबंदियां लगाई थी और बड़े हद तक कामयाब रहे थे। इंपोर्ट उनका जो 80 बिलियन थी, फिर 72 बिलियन हुई, फिर इस तरह से इंपोर्ट जो है वो मजीद उन्होंने कम करके 51 बिलियन पे ले आए, जबकि एक्सपोर्ट जो है वो 25 बिलियन है। तो ये एक चीज है कि एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 12% डिक्लाइन हुई। लेकिन उसकी एक वजह यह है कि हमारी इंपोर्ट में LCs वगैरह खोलने की सहूलतें नहीं थी, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, और ये रॉ मटेरियल नहीं होगा तो एक्सपोर्ट गुड्स नहीं बनेगी। तो ये पूरा एक साइकिल है। माशी चैलेंजेस बहुत सारे थे और माशी चैलेंजेस अभी भी हैं। हालात मुश्किल हैं जब हम माशी हालात की बात करते हैं मिर्ज़ा साहब, और वज़ीर ख़जाना इसाक डार ख़ुद कह चुके हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें खसारे और महंगाई का तवाज़ुन कायम करना होगा। उन्होंने कहा यह है कि कोशिश करेंगे कि आइंदा बजट में आवाम पर बोझ ना पड़े। लेकिन मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि किस तरह से ये पॉसिबल बनाया जाएगा। कहा यह जाता है कि किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए, मुश्किल माशी हालात से निकालने के लिए हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं। ये मुश्किल फ़ैसले क्या हो सकते हैं, और अगर मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो फिर ये जो बजट है ये आवाम दोस्त किस तरह से होगा, कुछ ये बता दीजिएगा। और फिर ये भी कि हम सभी जानते हैं कि हुकूमत के लिए IMF की इमदाद के बगैर बजट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा। कितना मुश्किल काम होता है और किस तरीके से मौजूदा हुकूमत इसको सहल बनाने में कामयाब ठहरी है? देखिए, इसमें पहली चीज़ तो यह है कि इस हुकूमत ने गैर मकबूल फैसले हिम्मत के साथ करे, ये और ये सोच के नहीं कि भाई हमारा वोट बैंक कम होगा या मासेस जो है वो नाराज हो जाएंगे तो इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए और IMF के लिए फैसले किए। कौन से फैसले थे? उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाया 50% फी लीटर, उन्होंने सेल टैक्स को 17 से 18% किया, उन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, उन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, उन्होंने सब्सिडीज जो थी वो खात्मा किया, जो IMF ने उसकी शर्त थी क्योंकि उससे आगे हमारी बात नहीं बढ़ती। सब्सिडी का खात्मा किया। एक्सपोर्ट, हमारी जो इंडस्ट्री थी उसमें गैस की हमें सब्सिडी मिल रही थी और गैस के नर्ख जो थे वो कम थे, वो भी IMF के कहने पे उन्होंने एक फैसला करा जो बड़ा जुर्रतमंदाना था कि वो ख़त्म कर दिया। यकीनन उन चीज़ों से एक्सपोर्ट पे असर पड़ा, यकीनन उन चीज़ों से कारकर्दगी एक्सपोर्ट की इतनी खौतर खा नहीं रही, लेकिन वो जो IMF की रिक्वायरमेंट थी
اور وہ چیز جو بلیڈنگ ہو رہی ہے مسئلے کر کے بھی اس کو انہوں نے ختم کرا ہے، روکا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کیا جا سکتا ہے. یہ سب سے اچھا آپ کا سوال تھا. دیکھیں آگے وے فارورڈ یہ ہے کہ حکومت کو 2 سیکٹرز میں ریفارمز لانی ہے. ایک ٹیکس میں، ایگریکلچر ٹیکس بالکل ہے ہی نہیں، 20% وہ اکانومی میں ہے، ٹیکس پے کرتے ہیں 2%. اسی طرح صنعت میں 20% ہے معیشت میں اس کا حصہ، مینوفیکچرنگ کا، ٹیکس ان سے 63% لیا جاتا ہے. اس کے معنی اور برڈن. سروس سیکٹر میں جو ان کی پرسنٹیج اس کے حساب سے ٹیکس. یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کو ٹیکس ریفارم چلانی ہے. بلیک اکانومی 50% ہے، اس کو ڈاکومنٹیڈ بنانا ہے. نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 12% پہ 13% پہ 15% تک لے کے جانا ہے. اس بار بدنصیبی سے 7.5% ہے وہ. حالانکہ ایف بی آر نے ریونیو ٹارگٹ اچیو کیے 7,000. انشاءاللہ کل آپ کو فگر ملے گی 7,000 ارب، اور نیکسٹ ایئر کے لیے 9,000 ارب ہے. تو 16-17% 18% گروتھ ایف بی آر نے کی ہے. ان حالات میں جب اکانومی چوک ہو گئی تھی، ان حالات میں جب ایل سیز نہیں کھل رہی تھی، جب کسٹم ڈیوٹی ہم نے جو امپورٹڈ اشیاء تھی وہ تقریباً بند کر دی تھی منگانے، لگژریز اشیاء کی، گاڑیوں کی، سب کی امپورٹ بند کر دی تھی. اس کے باوجود 7,000 ارب روپے کا ہدف حاصل کرنا اور نیکسٹ ایئر کے لیے مزید 17% اضافے 9,000 ارب، یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے ایف بی آر کو کہ ایف بی آر نے ان حالات میں بھی یہ سب کچھ کرا. لارج پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایک خوشائن بات ہے. اور میں یہاں تک اس بات کو یہ کہوں گا کہ آئی ایم ایف کے جو 3 شرائط اب رہ گئے ہیں حکومت کو وہ جلد سے جلد پورا کرنا چاہیے. ایک ان کی شرط تھی کہ 170 ارب روپے جو ضمنی بجٹ ہم نے نکالا تھا اس کو اس مین بجٹ میں شامل کر کے فائنینس بل کا حصہ بنائے، پارلیمنٹ سے اپروو کرائیں تاکہ مستقل بنیاد پہ ہو. آئی ایم ایف کو یہ کہنا تھا، وہ نہیں چاہتے کہ بعد میں اس کو ریورس کر لیا جائے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جون تک تھا. تو یہ ایک چیز کر لیں. اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ ڈالر کا ریٹ جو اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں اس میں فرق بہت ہے، یہ نہیں. آج وزیر خزانہ نے بھی اس پہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ 40 روپے کا فرق یہ آرٹیفیشل ہے. ہمارا روپیہ زیادہ ڈی ویلیو کر دیا گیا ہے، اور اب روپے کو جب ہم ریفارم چلائیں گے تو یہ روپیہ تکڑا ہوگا، مضبوط ہوگا. اور وہ تو بات کر رہے ہیں 240 کی، 260 کی، لیکن ابھی یہ جو 300 پہ پہنچ گیا، اگر یہ ریورس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز میرے سے فرما دیجیے گا. ابھی جو عالمی حالات ہیں، بہت سارے معاملات جو عالمی سطح پر چل رہے ہیں بہت سارے ممالک کے بیچ، خاص طور پر اگر ہم روس اور یوکرین جنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی کساد بازاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ ان 2 ممالک پہ اثر آیا ہو. آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے عوام بھی واقف ہیں کہ اس جنگ کا اثر پاکستان جیسے ممالک پر بھی آیا ہے. تو آئندہ اگر کچھ اس طرح کی چیزیں آنے والے وقتوں میں ہوتی ہیں، بہت سارے خطوں میں ہم حالات کچھ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عالمی کساد بازاری ہے یہ آگے جا کر اور بڑھ سکتی ہے. کس طرح سے اس بجٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو بھی ہوتا رہے، چاہے تیل کی پیداوار اوپیک پلس ممالک جو ہیں وہ کم کر رہے ہوں یا تیل کی پیداوار جو ہے وہ بڑھا دی جائے، یوکرین جنگ چلتی رہے یا یوکرین جنگ رک جائے، کسی اور خطے میں خدا نخواستہ جنگ چھڑ جائے، کچھ بھی حالات ہو جائیں، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی اور بڑی خدا نخواستہ آفت آ جائے تو اس سے نمٹا جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سخت معاشی حالات میں حکومت کے لیے یہ ممکن تھا کہ ایسی کوئی گنجائش رکھی جائے؟ بجٹ میں رکھی گئی ہے، رکھی جائے گی؟ وزیر خزانہ نے ایک لفظ استعمال کیا آسمہ اقبال کہ یہ فورس میجرز میں ہم نے بجٹ بنایا. فورس میجرز اس کو کہتے ہیں جو ناگہانی آفت ہو جاتی ہیں، جس میں فلڈ بھی آ جاتا ہے، جس میں جنگیں ہو جاتی ہیں، جس میں سینکشن لگ جاتی ہیں. یہ رشیا اور یوکرین کی جنگ نے بہت نقصان پہنچایا ہے، عالمی سطح پہ بھی، پاکستان کو بھی. اب پاکستان کو کیسے پہنچایا انہوں نے کہ ہم نے گیہوں پھر چلی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب حکومت نے بارٹر ایگریمنٹ کر لیا ہے. تو اب وہ سستا تیل رشیا سے
لینے کی پوزیشن میں ہے, سستا تیل ایران سے لینے کی پوزیشن میں ہے, گیہوں گرین جو ہوتا ہے وہ, اور ایران سے ایل پی جی اور پلاسٹک اور ایل این جی لینے کے بعد ہو رہی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو پہلے ہو جانی تھیں, لیکن بارٹر ایگریمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ تجارت نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب حکومت نے ان تینوں ممالک کے ساتھ جو متاثر ہیں, افغانستان, رشیا اور ایران, اور چوتھا پاکستان ہے, یہ آپ دیکھیے گا ہمیں کتنے ڈالر بچیں گے. ہماری ٹریڈ کم سے کم $2 بلین کی ہے, بارٹر ٹریڈ ہوگی جس میں لین دین کر کے ہم چیزیں اٹھا لیں گے یا ڈیلیور کر دیں گے, اور ہمیں ڈالر سے ایل سی کے ذریعے پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور یہ وہ ممالک ہیں جو ہمیں سستے پہ یہ چیزیں دے رہے ہیں, اور ہمارے بارڈر ممالک ہیں, ریجنل ممالک ہیں, ہمارے خطے کی جو بارڈر ہے یہ وہاں پہ موجود ہے, تاکہ ہمیں ان سے تجارت کرنے میں بہت آسانی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے اپنا ریجنل ٹریڈ پہلے ڈیولپ نہیں. تجارت میں آسانی ہو رہی ہوگی تو اس کا فائدہ جو ہے, چاہے کچھ دیر سے صحیح ان معاشی مشکل حالات کی وجہ سے, لیکن براہ راست عوام کو ہی پہنچ رہا ہوگا. عوام کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے لائک اگر ہم اپنی تاجر برادری کی بات کرتے ہیں, اب وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے, اور خاص طور پر جو ہماری بیک بون ہے, ہمارے جو کسان ہیں, ان تک بھی اس کے اثرات آ رہے ہوں گے جب ہم عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب. آئی وش اور بات ہوتی, بٹ ابھی بجٹ آ جائے تو آپ سے ایک سیشن رکھتے ہیں انشاءاللہ, ایک ڈیٹیل سیشن کہ اس میں ہم جیسے عام لوگوں کے لیے کیا ہے, عوام کے لیے مزید کیا ہے, آپ سے جانیں گے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی, معروف نامور بزنس مین. ہمیں سمجھا رہے تھے کہ بجٹ میں کیا کچھ ہے اور کس طریقے سے توقع رکھی جانی چاہیے ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں کچھ جس طرح سے مرزا صاحب فرما رہے تھے ایک تجارت کو لے کر, جو باہمی تجارت ہے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کی, اس کو لے کر ہماری جو موجودہ حکومت کام کر رہی ہے, اسی سلسلے میں آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان دونوں ملکوں کے بیچ تاپی گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے, مشترکہ عمل درآمد منصوبہ, اس کا باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا ہے. ناظرین, یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ترکمانستان کے توانائی وفد کے ساتھ آج حتمی شکل دے دی گئی ہے. یہ کچھ اس وقت کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب یہ ایگریمنٹ کیا جا رہا تھا. یہ جو منصوبہ ہے اس کا آغاز ویسے ناظرین 2015 میں کیا گیا تھا. $10 ارب کے اس منصوبے کے تحت 1800 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جانا تھی, لیکن افغانستان میں عدم استحکام تھا, سیکیورٹی خدشات تھے, اسی باعث یہ منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا. اب اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اشک آباد سے افغانستان اور پھر پاکستان سے بھارت تک مکمل کیا جائے گا. اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف قدرتی گیس کے حصول میں مدد ملے گی ناظرین, بلکہ علاقائی تعاون اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہوگا. ترکمانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا یہ برادر ملک ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے. پاکستان 1991 میں ترکمانستان کی آزادی کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں شامل تھا. اگلے ہی سال سفارتی تعلقات بھی ہمارے ان کے ساتھ قائم ہوئے جو دن بدن مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان نے ترکمانستان سے سستی ایل این جی بھی منگوائی ہے, جس سے ظاہر ہے کہ جو توانائی کی ضروریات ہیں پاکستان کی, انہیں پوری کرنے میں مدد مل رہی ہے. اب دونوں ملکوں کے درمیان طے ہونے والے اس معاہدے سے مستقبل میں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاپی مشترکہ عمل درآمد منصوبے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اور ترکمانستان کے وزیر مملکت نے سمجھوتے پر دستخط کیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے. تاپی خطے کے ملکوں کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا اہم منصوبہ ہے, جس سے افغانستان, پاکستان اور بھارت مستفید ہوں گے. Today, because of international circumstances, energy has become a real challenge. For a developing country like Pakistan, we have to negotiate with this challenge through imaginative policies and speedy action. I have no doubts that TAPI will bring an era of regional cooperation and regional prosperity.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में तापी को खित्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा करार दिया। उनका कहना था कि आलमी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। मंसूबे से खित्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के आला सतह वफ़द ने वज़ीर मुमलिकत और तुर्कमन गैस के चेयरमैन मकसाद बाबाइफ की सरबराही में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि दोनों मुल्कों की क़यादत इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश रखती है। पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के तवानाई के भरपूर ज़खायर तक फौरी रसाई का गेटवे साबित हो सकता है। तापी मंसूबे पर काम तेज करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मामले खुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान को पाकिस्तान की जानिब से फोकल पर्सन नामजद कर दिया। 4 मुल्की गैस पाइपलाइन मंसूबे का संगे बुनियाद 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमानिस्तान के शहर मेरी में रखा गया था। $10 अरब की लागत से बनने वाली 1800 किलोमीटर तवील इस पाइपलाइन को 2020 में मुकम्मल होना था। सियासी और जोग्राफियाई और सिक्योरिटी के मसाइल मंसूबे के आड़े आते रहे और इसकी तकमील में ताखीर होती गई। संगे बुनियाद रखने के 4 साल बाद भी मंसूबे की मालियाती मुआहदे की शराइत पूरी न हो सकी। तुर्कमानिस्तान अपनी हुदूद में 200 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछा चुका है, लेकिन वो मंसूबे की मालियाती मुआहदे की शराइत की तकमील में नाकाम रहा। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की काफिशों से अब तापी मुश्तरका अमल दरामद मुआहदा किया गया है ताकि इस मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करके इस्तेफादा किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइपलाइन के जरिए तुर्कमानिस्तान से रोजाना 3.2 अरब क्यूबिक फीट गैस की फराहमी होगी। तवक्को है कि मंसूबे से पाकिस्तान को यौमिया 1325 मिलियन मुकाब फीट कुदरती गैस हासिल होगी और मुल्क की दरकार तवानाई की 50% जरूरियात पूरी हो सकेंगी। माहिरीन के मुताबिक तापी सिर्फ गैस की तरसील का मंसूबा नहीं, जो तवानाई से मालामाल वस्ती एशिया को तवानाई की कमी के शिकार जनूबी एशिया से जोड़ रहा है, बल्कि ये खित्ते में इक्तिसादी ताउन और रवाबित को मजबूत बनाने के लिए एक उम्मीद अफजा मंसूबा है। नाज़रीन, अब बात करेंगे दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत चीन की, जिसने तारीखी सालिसी करते हुए खलीजी ममालिक को इख्तलाफात दूर करके एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब कर दिया है और अब उसका हदफ है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते को दहशतगर्दी के खतरात से पाक किया जाए। ये अहम फैसला बीजिंग में मुनक्किदा एक इजलास में हुआ, जिसमें चीन के अलावा पाकिस्तान और ईरान के वफूद ने शिरकत की। नाज़रीन, शुरका ने यहाँ इस अज़्म का इजहार किया कि सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक डायरेक्टर जनरल्स की सतह पर यह अपनी नौइयत का पहला इजलास था। इस इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के दरपेश खतरात को ज़ेर बहस लाया गया। वफूद ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक दूसरे के साथ अपने अपने तजुर्बात का तबादला भी किया और नाज़रीन, तीनों मुल्कों ने यहाँ फैसला ये किया है कि वो इन मुलाकातों को तवातुर से जारी रखेंगे। इससे कबल आपको बताऊं कि गुज़श्ता महीने पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान वज़ीर खारिजा की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए थे, जिनका तज़किरा हमने इसी प्रोग्राम में किया था, जिनमें सिक्योरिटी मामलात को ज़ेर बहस लाया गया था। नाज़रीन, माहिरीन ने अब इस पेशरफ्त को खित्ते में नई सफ़बंदी की जानिब एक इंतहाई अहम कदम करार दिया है। तीनों ममालिक दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी मामलात बेहतर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहे हैं, इस बारे में आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। आइए देखते हैं। चीन, पाकिस्तान और ईरान दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक नए इत्तेहाद की जानिब गामजन है। तीनों मुल्कों के माबैन बीजिंग में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामले पर डायरेक्टर्स जनरल की सतह पर तफसीली बातचीत हुई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत खारजा में इंसदाद दहशतगर्दी की डायरेक्टर जनरल अब्दुल हमीद, अवामी जमहूरिया चीन की खारजा सलामती उमूर के शोबे से डायरेक्टर जनरल बाइतियान और इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर खारजा के मुआवन सैयद रसूल ने अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की। सामुल्की वफूद ने खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और बिलखुसूस दहशतगर्दी से लाहिक खतरात का मुकाबला करने के हवाले से अपने अपने तजुर्बात का तबादला किया। इस इजलास में होने वाली मशावरत को इदारा जाती शक्ल देने का भी फैसला किया गया। तीनों मुल्कों की वफूद ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का इजहार किया। इस पेशरफ्त को खित्ते में एक नई सफ़बंदी की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। The first Pakistan-China-Iran trilateral consultation meeting on counter-terrorism and security was held at Director General level yesterday in Beijing. Director General Counter-Terrorism Abdul Hamid of the Ministry of Foreign Affairs led the Pakistan delegation.
The delegation held detailed discussions on the regional security situation, particularly the threat of terrorism faced by the region. पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा में इंसदाद दहशत गर्दी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल हमीद ने चीन के मुआवन वज़ीर ख़ारजा नोंग रोंग से भी मुलाकात की। दोनों हुक्काम के माबैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता माह भी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में चीन और अफगानिस्तान के साथ मिलकर सैफरी की बातचीत की थी। इस 5वें सैफरी की वज़ारा ख़ारजा मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके चीनी हम मनसब और अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की थी। सिक्योरिटी मामलात को बेहतर बनाने से जहां खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रहेगी, वहीं पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मंसूबे CPEC को भी मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकेगा, जिसके तहत मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाया गया और उसी मंसूबे के तहत कई बिजली घर भी तामीर किए गए हैं। बलूचिस्तान के साहिल पर बहर अरब के किनारे गवादर में गहरे पानी की बंदरगाह भी चीन ने तामीर की है। इस अफ्रीकी इजलास पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि तीनों मुल्कों ने इंसदाद दहशत गर्दी के मामले पर मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाकातों का फैसला किया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक बीजिंग ने हाल ही में 2 हरीफ मुल्कों सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तारीखी सालसी का किरदार अदा किया था। तीनों ममालिक ने अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले तालिबान से अपने सिफारती ताल्लुकात में भी इजाफा किया है, ताकि तनाज़ात से मुतासरा मुल्क में सिक्योरिटी और मुआशी हवाले से इस्तेहकाम आ सके। ये इस्तेहकाम जो है ये सिर्फ इस खत्ते के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम साबित होने वाला है, जो इन तीनों ममालिक के दरमियान ताउन हुआ है और जो आज इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पर हम नज़र रखें, मैं आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम रुख करने जा रहे हैं जी कनाडा का, जहाँ क्यूबेक के जंगलात में जो आग लगी थी उस पर बहुत कोशिश के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक की जो इत्तलात हैं वो बताती हैं कि 65 लाख एकड़ रकबे पर जंगलात जल चुके हैं। 400 से ज़ायद मकामात अभी भी शदीद आग की लपेट में हैं, जिनमें से 200 मकामात पर लगने वाली आग को ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। जंगलात में लगने वाली आग के बायस हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकानी करना पड़ी है। कनाडा में धुएँ और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुतअद्दिद तालीमी इदारे बंद करना पड़े हैं। फायर ब्रिगेड की सैकड़ों टीमें फ़ज़ाई ऑपरेशन की मदद से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। नाज़रीन, कैनेडियन दारुल-हुकूमत ओटावा और सबसे बड़े शहर टोरंटो में भी फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस आतिशज़दगी के असरात हमसाया मुल्क अमेरिका तक भी पहुँच रहे हैं, जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी का इंतबाह जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में इस वक्त फ़्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है और तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। इस आलूदगी से अब तक 10 करोड़ अमरीकियों के मुतासिर होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इस अफसोसनाक वाक़ये पर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर हमदर्दी का इजहार किया है। अमेरिका के 600 फायर फाइटर्स आग बुझाने का जो सामान है वो लेकर कनाडा पहुंच चुके हैं और आग को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन ये आग बढ़ती चली जा रही है। ये आग बढ़ क्यों रही है और इससे अब तक मज़ीद क्या नुकसानात हो चुके हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू होकर खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, जिससे अब तक 65 लाख एकड़ रकबा जल चुका है। कनाडा के इलाके में जंगलात इस वक्त शदीद आग की लपेट में है। ये आग अब तक 400 से ज्यादा मकामात तक फैल चुकी है, जिनमें 250 मकामात पर इस आग को बेकाबू और खतरनाक करार दिया जा चुका है। इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए फिजाई ऑपरेशन भी जारी है, ताहम अभी तक फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती हैं। आतिशज़दगी का ये सिलसिला चंद रोज कबल कनाडा के इलाके क्यूबेक में शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते लाखों एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस लाखों कैनेडियन शहरी मुतासिर हुए हैं और इनमें हजारों ऐसे हैं जिन्हें मुतासरा इलाकों से नकल मकानी करना पड़ी है। फायर ब्रिगेड की सैकड़ों टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, ताहम इस आफत से निपटने के लिए बारिश को साजगार करार दिया जा रहा है। आग लगने से कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा और सबसे बड़े शहर टोरंटो में हवा का मेयार शदीद मुतासिर हुआ है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों से गर्म और खुश्क मौसम का खतरा बढ़ रहा है। All the families of firefighters, of first responders, of CAF members who put themselves in harm's way to protect, serve and save Canadians from coast to coast to coast. दूसरी जानिब कनाडा के जंगलात में आग के असरात हमसाया मुल्क अमेरिका तक जा पहुंचे हैं, जहां फिजाई आलूदगी का इंतबाह जारी कर दिया गया है।
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فضائی آلودگی کے باعث 10 کروڑ سے زائد امریکی متاثر ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں ہوا کا معیار ریکارڈ بدترین سطح پر پہنچ گیا۔ دھوئیں کے سبب کئی مقامات کو بند کرنا پڑا۔ آسمان تاریک ہونے پر فضائی ٹریفک عارضی طور پر معطل اور تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نیو یارک کے گورنر نے فضائی آلودگی کو ہنگامی بحران قرار دے دیا۔ To protect people, we believe that the N95 mask is an important way that people can stop the air particles from getting into their lungs. That is why I'm announcing we are making available 1 million N95 masks. امریکی صدر جو بائیڈن نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے فون پر بات کی اور 600 فائر فائٹرز اور عملہ کے دیگر ارکان کو آگ بجھانے کا آلہ سمیت کینیڈا بھجوا دیا۔ گورنر نیو یارک نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کو فضائی آلودگی اور دھوئیں سے بچانے کے لیے 1 ملین ماسک مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ کووڈ نہیں بلکہ ایک عارضی صورتحال ہے۔ دوسرے جانب ماحولیات کے حکام نے آتش زدگی کے باعث ٹورنٹو کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ نسیم رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے لیے پروگرام میں اتنا ہی۔ منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ امریکہ اور خلیجی تعاون کونسل ممالک کا اسٹریٹجک شراکت کے موضوع پر وزارتی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزراء خارجہ نے خطے میں استحکام، خوشحالی اور معیشت کے استحکام کے لیے تعاون برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شرکاء نے گزشتہ وزارتی اجلاسوں اور جولائی 2022 میں منعقدہ جدہ سربراہ اجلاس کی کامیابیوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا تاکہ مختلف شعبوں میں مشاورت، ہم آہنگی اور تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اتوار سے لاطینی امریکہ کی ریاستوں کا دورہ شروع کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق صدر رئیسی وینزویلا، کیوبا اور نکاراگوا جائیں گے۔ ان ممالک پر امریکہ نے مختلف پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس دورے کو دوست ممالک کا دورہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے لاطینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ ایران کے معاشی، سیاسی اور سائنسی تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ خانہ جنگی کے شکار سوڈان میں متحارب گروپوں میں لڑائی جاری ہے۔ فوج اور نیم فوجی دستے کے درمیان فائرنگ سے دارالحکومت خرطوم میں آئل ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ سوڈان میں مسلح افراد نے سعودی سفارتی مشن اور عملے کی رہائش گاہوں پر بھی حملہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے چند مسلح جتھوں کی جانب سے سفارت خانے کی عمارت کو سبوتاژ اور اس میں توڑ پھوڑ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس کے شہر میں شامی پناہ گزین شخص نے چاقو سے حملہ کر کے 4 بچوں سمیت 6 افراد کو زخمی کر دیا۔ فرانسیسی حکام کے مطابق حملے میں زخمی بچوں کی عمریں 22 ماہ سے 3 سال تک ہیں۔ زخمی ہونے والے بچوں میں سے ایک کی شہریت برطانوی ہے۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے۔ برطانیہ میں سبزیوں کی قیمتیں 40 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک سبزیوں کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 70% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آلو 60، گاجر 37.5% مہنگا ہوا ہے۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران زیتون کے تیل کی قیمت میں 40.4% اضافہ ہوا، جبکہ چینی کی قیمت 40.4% بڑھی۔